बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। जैसा कि पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था हेड टू टेल रूल को, और आपको याद होगा हेड टू टेल रूल में हमने क्या कहा था कि जब ये क्या प्रोसेस है वेक्टर्स को ऐड करने का, और वहाँ पर हमने दो वेक्टर्स को ए और बी को ऐड किया था। तो रिजल्टेंट के तौर पर हमें एक ही वेक्टर मिला था, यानी कि दो वेक्टर्स को मिलाकर हमने एक वेक्टर बनाया। इस तरह से हेड टू टेल रूल की मदद से तीन वेक्टर्स को मिलाएंगे और एक वेक्टर बना लेंगे, चार वेक्टर्स को मिलाएंगे और एक वेक्टर बना लेंगे। यानी आप बहुत सारे वेक्टर्स को इकट्ठा करके उनको ऐड करके एक सिंगल वेक्टर बना सकते हैं। ये था हेड टू टेल रूल। हम इसके उल्ट भी कर सकते हैं, हम इसका उल्ट काम भी कर सकते हैं, इसके रिवर्स प्रोसेस भी हो सकता है। तो फिर रिवर्स प्रोसेस क्या होगा? देखिए, बहुत सारे वेक्टर्स को मिलाकर एक वेक्टर बनाया जा सकता है, तो इसका मतलब है कि फिर एक वेक्टर से और वेक्टर्स भी बनाए जा सकते हैं। यानी जैसे हमने हेड टू टेल रूल की मदद से दो वेक्टर्स को ऐड किया तो रिजल्टेंट के तौर पर हमें एक वेक्टर मिला। तो हम क्या कर सकते हैं, उस एक वेक्टर के दो वेक्टर बना सकते हैं, जिनसे मिलकर वो बना है उनके दो हिस्से वो दोबारा से बना सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है कि किसी एक फोर्स को, किसी एक वेक्टर को, किसी एक फोर्स को, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी उसकी एग्जांपल आ जाएगी ना, यानी है तो ये वेक्टर्स की रेजोल्यूशन है। तो चूंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है जो हम ज़्यादातर डिस्कस करते हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे फोर्स का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का मतलब है कि एक फोर्स को उसके हिस्सों में तकसीम कर देना, रिजॉल्व कर देना। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप अ वेक्टर, और उस वेक्टर्स में हम क्या ले रहे हैं, फोर्स को ले रहे हैं इनटू देयर कंपोनेंट्स। कंपोनेंट फोर्सेस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। यानी कि हमारे पास में सिंपल सी डेफिनेशन है, स्प्लिटिंग अप अ फोर्स का हमारे पास में एक फोर्स है, उसको स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट मतलब काट दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसके पार्ट्स कर दिए, उसके हिस्से कर दिए। कैसे कर दिए, कितने कर दिए? इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। जिन्हें हमने उसके दो पार्ट लेने हैं, और वो दोनों कैसे लेने हैं? बाहमी तौर पर म्यूचुअली एक दूसरे के साथ क्या होंगे? परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे। वो दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे, जिन्हें एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। जिन्हें हम क्या करते हैं, हम फोर्स के दो कंपोनेंट लेते हैं, दो हिस्से करते हैं, और वो दो हिस्से किस तरह के बनाए जाते हैं, जिनके दरमियान एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 का होना चाहिए। इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। जिस स्टूडेंट्स हम देखते हैं डायग्राम की मदद से देखते हैं कि फोर्स को किस तरह से रिजॉल्व किया जाता है। तो वो हमारे पास में ये फिर डायग्राम है। तो आइए इस डायग्राम को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं ये हमारे पास में एक डायग्राम है, और इस डायग्राम के अंदर में ये हमारे पास में फोर्स है, और इस फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, इस फोर्स को शो करने के लिए जो हमने वेक्टर लिया है, तो इसको शो करने का वेक्टर है हमारा ओ ए। यानी ये इसकी टेल है ओ, और इस वेक्टर का हेड कहाँ पे है? ए पॉइंट पे है। ये आपको जो रेड कलर में है जो वेक्टर आपको नज़र आ रहा है, जो कि फोर्स को शो कर रहा है। और ये फोर्स क्या कर रही है? एक्स एक्सिस के सामने, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, और ये फोर्स एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रही है। देखें, इट मीन के रिजॉल्व करना कब ज़रूरी है फोर्स को, या किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम कब रिजॉल्व करेंगे? वो तब रिजॉल्व किया जाएगा जब वो फोर्स जो है, जो वेक्टर जो है, वो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा हो। मतलब क्या उसका कि जी अगर तो ये फोर्स एक्स एक्सिस के ऊपर होती है ऐसे, अगर तो ये फोर्स, ये रेड कलर के जो लाइन आपको वेक्टर नज़र आ रहा है, ये फोर्स का जो वेक्टर जो है, अगर तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर होता तो फिर हमें इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को आप स्टूडेंट्स इस तरह से समझो कि जैसा कि टेबल के ऊपर में एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, आपने उसके साथ रस्सी बांधकर उस ब्लॉक को एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी वो रस्सी बिल्कुल टेबल के पैरेलल है, अब उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं उस ब्लॉक को। तो देन फिर से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, यानी आपके पास एक टेबल सरफेस है,
और उस टेबल सरफेस के ऊपर ऐसे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है और इस ब्लॉक के साथ जो रस्सी है उसको ऐसे आप पकड़ कर खींच रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आप फोर्स लगा रहे हैं ये कैसे लगा रहे हैं, अलोंग एक्स एक्सिस। ये जो फोर्स लगा रहे हैं ये किस तरफ लगा रहे हैं, अलोंग एक्स एक्सिस आप फोर्स लगा रहे हैं। अब अगर आप जितनी फोर्स लगा रहे हैं, लेट्स सपोज कि आप फोर्स लगा रहे हैं 100 न्यूटन, जो सपोज किया हमने कि फोर्स लगा रहे हैं 100 न्यूटन या 10 न्यूटन कह देता हूँ। जब वो जो 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, ये जो ब्लॉक है उस 10 न्यूटन की फोर्स की वजह से ही मूव कर रहा है, यानी कि आपकी सारी की सारी फोर्स इस ब्लॉक को मूव करवाने में इस्तेमाल हो रही है। क्यों? क्योंकि आप फोर्स एक एक्सिस के ऊपर लगा रहे हैं। इस तरह से लेट्स सपोज कि जो फोर्स आप यहाँ पे वाई एक्सिस को ब्लॉक के ऊपर की तरफ में फोर्स लगाते हैं इसको उठाने के लिए, वो 10 न्यूटन फोर्स आप ऊपर को लगा रहे हैं, तो वो 10 न्यूटन फोर्स ही इस ब्लॉक के ऊपर एक्ट करेगी। लेकिन अब अगर आप देखें कि आप इसके ऊपर फोर्स, जैसे ये देखें डायग्राम में, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर अब आप ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, देखिए तिरछी फोर्स लगा रहे हैं। अब आप जो तिरछी फोर्स ये लगा रहे हैं इस ब्लॉक को खींचने के लिए, तो ये तिरछी फोर्स लेट्स सपोज कि आप 10 न्यूटन ही लगा रहे हैं, लेकिन ब्लॉक को आगे लेके जाने के लिए 10 न्यूटन फोर्स नहीं लग रही। उस 10 न्यूटन में से कुछ हिस्सा जो है ब्लॉक के ऊपर, उसको आगे देखें, फोर्स तो आप लगा रहे हैं एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान में लगा रहे हैं ना, जबकि ब्लॉक ने कहाँ पे मूव करना है, एक्स एक्सिस पे मूव करना, वो टेबल पे पड़ा हुआ है, तो इस ब्लॉक ने टेबल के साथ साथ में एक्स एक्सिस के ऊपर ब्लॉक ने मूव करना है। तो इट मीन कि वो जितनी भी आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाई है, वो 10 न्यूटन फोर्स इसको मूव नहीं करवा रही हैं, बल्कि 10 न्यूटन में से कुछ हिस्सा जो है उसका वो इस ब्लॉक को मूव करवा रहा है और बाकी फोर्स इसको मूव नहीं करवा रही। तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि कितना हिस्सा इसको एक्स एक्सिस के ऊपर मूव करवा रहा है? वो हमें तभी पता चलेगा जब हम इस फोर्स को क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, आप बात को समझ पाए हैं? यानी हम फोर्स को क्यों रिजॉल्व करना चाह रहे हैं कि अगर तो हमारी फोर्स एक्स एक्सिस के ऊपर अमल कर रही है तो हमें उसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारी फोर्स वाई एक्सिस पे अमल कर रही है तब भी हमें उसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सारी की सारी फोर्स ही बॉडी को ऊपर एक्ट कर रही होती है। लेकिन जब हमारी फोर्स जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान एक्ट कर रही होती है, जैसे ये आप डायग्राम देख सकते हैं, जब हमारी फोर्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान में आ जाती है तो फिर इस फोर्स का कुछ हिस्सा एक्स एक्सिस पे अमल करता है और इसका कुछ हिस्सा जो होता है वो वाई एक्सिस पे अमल करता है। इस वजह से हमें इस फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ता है ताकि हमें ये पता चले कि फोर्स का कितना हिस्सा एक्स एक्सिस के ऊपर एक्ट कर रहा है और इस फोर्स का कितना हिस्सा वाई एक्सिस के ऊपर अमल कर रहा है। इस वजह से हमें फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ता है। अब फोर्स को रिजॉल्व करने का तरीका क्या होता है, किसी वेक्टर को रिजॉल्व करने का तरीका क्या होता है? बिल्कुल सिंपल मेथड है इसका। क्या करेंगे हम, ये जो हमारे पास में फोर्स है, ये जो वेक्टर है, इसके हेड से, इसका तरीकाकार याद रखिएगा, बड़ी क्लासेस में आपको हेल्प करेगा। एफएससी में फर्स्ट ईयर में सेकंड चैप्टर में ही आपने ये सारे के सारे वेक्टर्स को डिस्कस करना है, उसकी रेजोल्यूशन को स्टडी करना है। तो क्या तरीका बता रहा हूँ आपको कि आपने इसके हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है एक्स एक्सिस पे और इसके हेड से ही आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है वाई एक्सिस पे। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, यानी आपने क्या करना होता है, जो वेक्टर का हेड होता है, वेक्टर के हेड से आपने एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी होती है अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरी परपेंडिकुलर लाइन आपने खींचनी होती है, परपेंडिकुलर लाइन खींचनी होती है किसके ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर। यानी वेक्टर के हेड से आपने एक परपेंडिकुलर खींचना है एक्स एक्सिस पे और एक परपेंडिकुलर खींचना है वाई एक्सिस पे। तो जो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है वो तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो हमने एक्स एक्सिस के ऊपर खींचा है। लेकिन चूंकि ये वाई एक्सिस के साथ साथ होता है, देखिए वाई एक्सिस के पैरेलल होता है, इस वजह से इसको फोर्स का वाई कंपोनेंट कहा जाएगा, इसलिए हमने लिखा एफ वाई। और इसी तरह से जो हमने यहाँ पर फोर्स का, यानी यहाँ से हमने जो परपेंडिकुलर ड्रा किया वाई एक्सिस के ऊपर में, तो उसको यहाँ पर नहीं हमने शो किया, उसको नीचे यहाँ पे शो कर दिया, ये ब्लू कलर की लाइन को। यानी वैसे तो इसको यहाँ पे शो करना चाहिए था, परपेंडिकुलर तो हमने यहाँ से ड्रा किया ना, यहाँ से जैसे माउस के साथ साथ में, यानी हमने ए पॉइंट से वाई एक्सिस के ऊपर ऐसे डायरेक्ट परपेंडिकुलर ड्रा किया। लेकिन ट्रायंगल बनाने के लिए हमने क्या किया, उस कंपोनेंट को हमने यहाँ पे शो कर दिया, क्योंकि जितनी लाइन उसके पैरेलल ही है ना, यानी ओ से ए पॉइंट से वाई एक्सिस के ऊपर जो हमने स्ट्रेट लाइन खींचनी है यहाँ से, उसके बिल्कुल पैरेलल जितना हिस्सा है बिल्कुल उसके इक्वल यहाँ पर हमने शो कर दिया उतनी लेंथ का। तो चूंकि ये कंपोनेंट एक्स एक्सिस के साथ बनता है तो इसका नाम रखा फोर्स का एक्स कंपोनेंट, एफ एक्स नाम दिया।
तो बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ, यानी हम क्या करते हैं, रिजॉल्व करने के लिए, फोर्स को रिजॉल्व करने के लिए उसके हेड से एक बिल्कुल सीधी लाइन खींचेंगे एक्स एक्सिस पे और एक सीधी लाइन खींचेंगे वाई एक्सिस पे। तो जो देखिए हमने सीधी लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रा की है, अगर आप इसको चेक करें तो ये किसके पैरेलल हो जाती है, वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। इस वजह से हम इसको बोलेंगे फोर्स का वाई कंपोनेंट। और जो परपेंडिकुलर हम ड्रा करते हैं वाई एक्सिस के ऊपर, वो जो लाइन होती है वो किसके पैरेलल आ जाती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाती है। इस वजह से उस कंपोनेंट का नाम दिया जाएगा एक्स कंपोनेंट, फोर्स का एक्स कंपोनेंट, और उसको बोलेंगे एफ एक्स, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट उसको बोलेंगे एफ वाई। और इन दोनों को अगर हम हेड टू टेल से देखें, हेड टू टेल की मशीन को ऐड किया गया तो ये फोर्स उसका रिजल्टेंट बन गया, क्योंकि फोर्स के ही कंपोनेंट्स हैं। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, वही फोर्स आएगी जिसके जो कंपोनेंट्स हैं जी, वही फोर्स हमारे पास आ जाएगी जिसके जो कंपोनेंट्स हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ये तो हमने तरीका सीखा कि इसको किस तरह से रिजॉल्व किया जाता है। तो देखिए ये दो कंपोनेंट बने हैं, एक एफ एक्स एक्स कंपोनेंट फोर्स का, दूसरा एफ वाई, और दोनों के दरम्यान में एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। इस वजह से इन कंपोनेंट्स को हम क्या नाम देंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मतलब जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, जिनके दरम्यान में एंगल कितने डिग्री का आता है, 90 डिग्री का आता है। अब हमें यहाँ पे ज़रूरत है स्टूडेंट्स कि हम ये फाइंड कर सकें, जहाँ पे ज़रूरत है हमें कि हम ये फाइंड कर सकें कि हमें कैसे पता चलेगा, लेट्स सपोज कि जो फोर्स है 100 न्यूटन, अब इस 100 न्यूटन का कितना पार्ट एक्स एक्सिस पे है और इसका कितना हिस्सा वाई एक्सिस पे है। तो उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास इसके फार्मूले होने चाहिए, यानी एफ एक्स को फाइंड करने का भी फार्मूला होना चाहिए और एफ वाई को फाइंड करने का भी फार्मूला होना चाहिए। वो फार्मूले हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज सीखने पड़ेंगे। देन इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को आपको याद करना पड़ेगा। 8th क्लास में आपने पढ़े होंगे, आपको याद होगा 8th क्लास में इसको आपने पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। 3 रेशो हैं जो आपने, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल बना है जिसे हम बोलेंगे थीटा। थीटा एंगल को शो करता है, यानी जो भी एंगल है यहाँ पे 30 डिग्री 60 डिग्री, जो भी एंगल यहाँ पे बन रहा है इसको हम थीटा बोलेंगे। इस एंगल के जो ऑपोजिट साइड होती है उसको परपेंडिकुलर कहा जाता है। साइड्स की पहचान बता रहा हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल में साइड्स की पहचान बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, गौर करिएगा। यानी थीटा के जो ऑपोजिट सामने वाली साइड होती है उसको परपेंडिकुलर कहा जाता है। राइट एंगल ट्राइंगल में जो राइट एंगल होता है, जो 90 का एंगल होता है, 90 के एंगल के जो सामने साइड होती है वो हाइपोटेनियस कहलाता है, और इसके एंगल के साथ एडजेसेंट जो लेयर होती है वो बेस कहलाती है। तो ये 3 रेशो हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कहलाते हैं। देन निस्बतें हैं कि एक साइड का दूसरे साइड के साथ में क्या रेशो पाया जाता है। तो जब हम रेशो लेते हैं, यानी जब हम कंपेयर करते हैं कि परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस के साथ कंपेयर करते हैं कि परपेंडिकुलर बड़ा है या हाइपोटेनियस बड़ा है, कौन कितना बड़ा है कितना छोटा है, वो जो उनका कंपैरिजन किया जाता है, उनका जो रेशो लिया जाता है, उस रेशो का नाम है साइन थीटा। क्या नाम देंगे स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, इनको आपने याद रखना है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस कि जब हम परपेंडिकुलर का रेशो किससे लेते हैं, हाइपोटेनियस से, तो इस रेशो का नाम क्या है, साइन थीटा। और जब हम बेस का रेशो लेते हैं हाइपोटेनियस के साथ में, तो उस रेशो को क्या कहेंगे, कॉस थीटा। और जब हम परपेंडिकुलर का रेशो लेंगे बेस के साथ में, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो उस रेशो का नाम क्या बोला जाएगा, टैन थीटा, टेजेंट थीटा। टैन शॉर्टली इसको लिखा जाएगा TAN, टैन थीटा। तो ये 3 रेशो हैं स्टूडेंट्स, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन। साइन का रेशो क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, कॉस बेस ओवर हाइपोटेनियस, टैन परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये रेशो हम यूज़ करेंगे एफ एक्स और एफ वाई को फाइंड करने के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास में यहाँ पर, तो डायग्राम के लिहाज से भी साथ साथ हम इसको चेक करते हैं। देखिए एफ एक्स ओवर एफ, जिन्हें मैं ले रहा हूँ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा अभी हमने रेशो में देखा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो अब देखिए बेस क्या आ रही है, OB, और हाइपोटेनियस क्या आ रहा है, OA। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दाएं तरफ से देखें। जिन्हें सबसे पहले मैंने रेशो लिया कॉस थीटा का, और कॉस थीटा का रेशो क्या होता है, OB ओवर OA। क्या रेशो है कॉस थीटा का, OB ओवर OA। OB क्या है, बेस है, और OA क्या है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर है। यानी हमने बेस का रेशो किसके साथ लिया स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर के साथ। बेस का रेशो किससे लिया है, बेस का रेशो किससे लिया है, हाइपोटेनियस के साथ।
बेस का रेशो हमने किससे लिया है, हाइपोटेनियस के साथ। यानी कॉस थीटा क्या है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस ओ बी और हाइपोटेनियस ओ ए। ओ बी की वैल्यू पुट कर दी हमने, किसको शो करता है, फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट एफ एक्स, और ओ ए किसको शो कर रहा है, एफ को शो कर रहा है। यानी हमारे पास बन गया एफ एक्स ओवर एफ किसके बराबर है, कॉस थीटा के बराबर। तो देखें जब इसको तिरछी तरफ देंगे तो ये फोर्स बड़े के ऊपर चली जाएगी, यहाँ पे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। यानी ये एक्स कॉम्पोनेंट को फाइंड करने का फॉर्मूला बन गया। इसी तरह से साइन का रेशो लेंगे तो साइन का रेशो क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है, बी ए, और हाइपोटेनियस क्या है, ओ ए। तो हमने साइन थीटा लिखा बी ए ओवर ओ ए, और बी ए किसको शो कर रहा है, फोर्स का वाई कॉम्पोनेंट, और ओ ए किसको शो कर रहा है, फोर्स एफ को शो कर रहा है। तो इसको जब तिरछी तरफ देंगे, यहाँ पर ये फोर्स देखें बटे में है, इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे बटे के ऊपर चली जाएगी, राइट। यानी यहाँ पे फोर्स जो है वो बटे में है, इसको राइट साइड पे यहाँ पे ये फोर्स को जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये बटे के ऊपर चली जाएगी। तो जब ये बटे के ऊपर जाएगी तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेगी तो बन जाएगा एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो ये दो फार्मूले हैं स्टूडेंट्स जो आपने याद रखने हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको एग्जाम्पल न्यूमेरिकल में हमने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। यानी एक्स कॉम्पोनेंट को फाइंड करने का फार्मूला है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, और वाई कॉम्पोनेंट को फाइंड करने का फार्मूला है एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा।